तो इसी तरह से ज़हनी मसाइल में भी यही है कि हम कुछ साइंस जो है वो आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं कि जो उनके प्राइमरी केयर गिवर्स होते हैं वो उनके पेरेंट्स होते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ उसकी सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है। माशरे में बढ़ते ज़हनी दबाव और परेशानियों की वजह से बहुत से लोगों को नफ्सियाती मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। आज हमारे साथ मौजूद है मिस्टर यूसुफ रज़ा, जो कि पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट माहिर नफ्सियात काम कर रहे हैं। ये यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में एज अ फैकल्टी मेंबर और एज अ PhD स्कॉलर भी हैं, और ये दीगर यूनिवर्सिटी में लाहौर की वहाँ पे साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के साथ लिंक्ड है। मेरा नाम डॉक्टर इमरान है और आज हम नफ्सियाती बीमारियों के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन तो दे दें आप। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया कि ज़हनी मसाइल के बारे में बात की जाए, जो कि बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि हमारे माशरे में जो है वो ज़हनी मसाइल को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती जितनी जिस्मानी मसाइल को दी जाती है। देखा जाए कोई भी हम जब स्ट्रगल कर रहे होते हैं जिस्मानी मसाइल के साथ, तो वी ऑलवेज सीक हेल्प। ठीक है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, मशवरा लेते हैं और उनके ट्रीटमेंट पे अमल भी किया जाता है। इसी तरह से जो अगर देखा जाए तो नफ्सियाती जो मसाइल हैं उनको कंसिडर नहीं किया जाता कि वो कोई मसला है। वो अक्सर लोग जो हैं वो कहते हैं कि बहाने लगा रहा है, इसका काम करने को दिल नहीं करता, हड हराम है, इस तरह की कमेंट्स सुनने को मिलते हैं, जिसके बायस जो है ना बहुत ज़्यादा स्टिग्मा अटैच है ज़हनी मसाइल के साथ। अच्छा, ज़्यादातर आपको कौन से ज़हनी मसाइल आपको देखने को मिलते हैं? अच्छा, ज़्यादातर अगर देखा जाए, क्योंकि जब हम अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसके अंदर बहुत से जो पेशेंट्स हैं वो डिप्रेशन और एंजाइटी के मसाइल के साथ आते हैं। एंजाइटी को हम सिंपल उर्दू में कैसे कह सकते हैं, आसान उर्दू में? अच्छा, एंजाइटी अगर देखा जाए तो नॉर्मल पॉपुलेशन में हम इस तरह से बता सकते हैं कि एक घबराहट और बेचैनी वाली बीमारी, कि जहाँ पर एक फ्यूचर इवेंट्स के बारे में कि मुस्तकबिल में कुछ मेरे साथ क्या हो सकता है, मुस्तकबिल के बारे में जो है ना एक वो परेशानी सी रहती है। ठीक है। हाँ, एक बेचैनी सी रह रही होती है। क्या क्लासिफिकेशन होती है एंजाइटी में कि हम उसे कैसे कर सकते हैं? जी बिल्कुल, एंजाइटी डिसऑर्डर्स की काफ़ी टाइप्स हैं। बच्चों में मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइटी डिसऑर्डर्स जो हैं वो पाए जाते हैं, बड़े लोगों में जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के पाए जाते हैं। जो मोस्ट कॉमन एंजाइटी डिसऑर्डर है जो कि पाया जाता है वो है जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसमें हर एक छोटी छोटी चीज़ के बारे में परेशानी रहती है और एक परेशानी की चेन बनती चली जाती है। ये एज रिलेटेड है या फिर ये किसी भी एज में हो सकता है? बिल्कुल, किसी भी एज में ये जो है ये मसाइल आ सकते हैं। बचपन में जब मसाइल आते हैं तो उसमें मोस्टली जो बचपन में एंजाइटी डिसऑर्डर्स देखे जाते हैं उसके अंदर सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर और सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर है। अब वो क्या है उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताता चलूँ कि सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर, क्योंकि देखा जाए तो छोटे बच्चों के अंदर जो उनके प्राइमरी केयर गिवर्स होते हैं वो उनके पेरेंट्स होते हैं, और उनकी अटैचमेंट इतनी ज़्यादा हो जाती है अपने पेरेंट्स के साथ तो कि वो इस चीज़ को फील करने लगते हैं, क्योंकि डेफिनेटली छोटे बच्चों की भी एक साइको सोशल लाइफ जो है वो चल रही होती है, जहाँ पर वो स्कूल में जाना होता है, आगे और डिफरेंट एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व होना होता है। तो फिर वहाँ पर दे ऑलवेज वांट कि उनका जो पेरेंट फिगर है वो उनके साथ हो, या कोई भी अटैच्ड फिगर जिसके साथ वो बहुत ज़्यादा अटैच्ड है उनके साथ होना चाहिए। और अगर वो नहीं होगा तो उनको एक इस चीज़ का खौफ रहेगा कि कहीं हमें जो है वो कोई नुकसान ना हो जाए, या एक खौफ सतारी रहता है। सही। अच्छा, सेपरेशन के अलावा भी कोई कॉजेस या ट्रिगर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से एंजाइटी होती है? बिल्कुल, छोटे बच्चों में देखा जाए तो एक स्टडी का प्रेशर बहुत ज़्यादा होना, एकेडमिक स्ट्रेस। वो तो वैसे हम में भी होता है। हाँ, जब कोई एग्जाम आता है हम ये एंजाइटी देखो वो एक नॉर्मल एंजाइटी है। ठीक है, एक है नॉर्मल एंजाइटी जो कि कहने के एक यूनिवर्सल ह्यूमन इमोशन। ठीक है, लेकिन अगर उसी एंजाइटी को जो है वो बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट कर लिया जाए तो डेफिनेटली वो हमारी एक साइको सोशल लाइफ, आसान लफ्ज़ों में कहा जाए तो हमारी जो एक कॉमन लाइफ की फंक्शनैलिटी है उसको असरअंदाज कर रही होती है। ठीक है। अच्छा, इसमें ये तो नहीं होता कि अगर हम अर्ली आइडेंटिफाई करें या लेट आइडेंटिफाई करें? आप मुझे पता है कि आप थोड़ा सा वो मेडिकल बीमारियों को भी बिल्कुल उसी तरह से है कि डॉक्टर साहब जैसे मेडिकल बीमारियों में भी हम अर्ली अगर असेसमेंट कर लें, अर्ली स्टेज पे जो है वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया जाए तो हम अर्ली इंटरवेंशन प्रोवाइड करके उस प्रॉब्लम से फ़ौरन से निकल आते हैं ना।
तो इसी तरह से ज़हनी मसाइल में भी यही है कि हम कुछ साइंस जो है वो आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं कि एक शख्स के अंदर जो है थोड़े मजाज के अंदर कुछ तब्दीलियाँ आना शुरू हो गई, उसके बिहेवियर के अंदर कुछ तब्दीलियाँ आ रही हैं, नींद के कोई मसाइल हो रहे हैं, चिड़चिड़ापन आने लग गया है, छोटी छोटी बातों पे परेशान होने लग गए हैं, नेगेटिव थॉट पैटर्न रहना शुरू हो गया है। तो ये सारे जो है ये अर्ली वार्निंग साइंस ही हैं, जहाँ पर अगर प्रॉब्लम को पिक कर लिया जाएगा, आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा, तो हम बेहतर तरीके से जो इंटरवेंशन प्रोवाइड कर सकते हैं। यानी अर्ली करें या लेट करें तो ट्रीटमेंट उसकी सेम ही चलेगी। अर्ली पे थोड़ी आसानी हो जाएगी, जैसे दूसरी मेडिकल बीमारियों में भी होती है। जितनी प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी, जितनी वर्स होती जाएगी, डेफिनेटली उसको हल करना भी जो है वो मुश्किल हो जाता है। अच्छा, इसकी ट्रीटमेंट वैसे क्या होती है? जी, ट्रीटमेंट के अंदर अगर हम देखें तो हम डिफरेंट ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ हैं इसकी। अगर प्रॉब्लम जो है वो इतनी सिवियरिटी पे नहीं है तो उसको हल कर सकते हैं। साइकोथेरेपी के अंदर भी हमारी डिफरेंट मोडालिटीज़ आ जाती हैं, प्रोसीजर्स आ जाते हैं, जिसके अंदर मोस्ट कॉमन जो है वो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, जो कि हम अप्लाई करते हैं, जिसमें एक कनेक्शन जो है वो देखा जाता है कि क्या सोचों का क्या कनेक्शन है हमारे जज्बात के साथ, जज्बात का क्या कनेक्शन है हमारे रवैयों के साथ, क्योंकि प्रॉब्लम जो राइज हो रही होती है मोस्टली ये सोचों की वजह से हो रही होती है। अच्छा, इसके लिए कोई सपोर्ट सिस्टम होता है जैसे फैमिली का या फिर पार्टनर का या फ्रेंड्स का या फिर आपके कोलीग्स का? ये बहुत इंपॉर्टेंट है डॉक्टर साहब। अगर देखा जाए तो ट्रीटमेंट तो हमने प्रोवाइड करें, मेजर वो भी एक ट्रीटमेंट ही है, जो एक सपोर्ट सिस्टम है, दैट इज़ ऑल्सो अ ट्रीटमेंट, कि हम वो ट्रीटमेंट प्लान के अंदर ज़रूर शामिल करते हैं इस चीज़ को कि उसका जो इन्वायरमेंट है वो एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट होना चाहिए, उसके प्रोटेक्टिव फैक्टर्स क्या हैं इसको देखा जाता है, और क्या उनके मेंटेनिंग फैक्टर्स हैं ये भी देखा जाता है कि कौन सी ऐसी मसाइल हैं जो उसकी ज़िंदगी में जो है जिसको वो ठीक नहीं कर सकता। तो ये एक कह लें कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके लिए क्या इक़दाम हम ले सकते हैं कि क्या स्ट्रेटजीज हो सकती हैं, वो थोड़ा सा बता सकते हैं? देखिए, स्ट्रेटजीज यही है कि जहाँ पर ही हम ये इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लें कि हमारे इर्द गिर्द के कोई ऐसा शख्स है, हमारे प्यारे हैं, जो कि हमें लग रहा है कि उनके रवैये के अंदर तब्दीली आ रही है, थोड़ा परेशान रहना शुरू कर दिया है, बेचैन हो रहे हैं, छोटी छोटी बात पे घबराहट होना शुरू हो गई, तो हमारा ये रोल बनता है कि उनको जो है इस चीज़ की आगाही दी जाए कि वो फ़ौरन जल्द से जल्द जो है वो ट्रीटमेंट को सीख करें। ठीक है, यानी ये साइंस एंड सिम्टम्स होती हैं। नींद के मसाइल के अलावा चिड़चिड़ापन आना शुरू हो गया, रवैये के अंदर तब्दीली, जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ के लिए ना, आइडेंटिफाई करने के लिए। और सपोर्ट सिस्टम की अगर दोबारा से बात की जाए तो एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट जो है वो ज़रूर होना चाहिए, कि अक्सर फैमिली जो है, फैमिली की तरफ से वो चीज़ें जो है वो मसाइल चल रहे होते हैं, जैसे अगर हमने ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर दिया है एक पेशेंट को, लेकिन उसका फैमिली इन्वायरमेंट ही जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, तो वो एक पेशेंट के हक में नहीं जाएगी, वो फेवरेबल नहीं होगी कंडीशन। ठीक है, मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ उसकी सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, कोई रियल लाइफ आपका सिनेरियो हो या फिर आपने कोई पेशेंट ऐसा देखा हो उसके बारे में आप बता सकें? जी डॉक्टर साहब, डेली बेसिस पे हम बहुत ज़्यादा पेशेंट्स देखते हैं जो कि मुख्तलिफ मसाइल के साथ आते हैं, मुख्तलिफ उनकी मैनिफेस्टेशन होती है प्रॉब्लम की। अगर रिसेंटली देखा जाए तो अभी एक केस मेरे पास आया था, और उसमें ये था कि पेरेंट्स की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर था, एकेडमिक स्ट्रेस के साथ वो आई थी, और फिर जब मुझे थोड़ी सी जब मैंने उनकी हिस्ट्री प्रोब की तो पता चला कि मैथ्स में उसके 95 मार्क्स थे, एंड द पेरेंट्स वर नॉट सेटिस्फाइड कि वो 95 मार्क्स क्यों आए, और उसके साइंस में आई थिंक मार्क्स थे कोई 80%, तो मेरे ख्याल से तो ये मार्क्स बहुत अच्छे थे, लेकिन पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस जो थी वो बहुत हाई थी। अब यहाँ पर भी देखा जाए तो एक फैक्टर, कंट्रीब्यूटरी फैक्टर क्या आ गया कि पेरेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस रखें, और फिर जब बच्चा जो है वो एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं कर पा रहा होता, तो फिर ये इस तरह के जो है ना कॉन्फ्लिक्ट अराइज होने लगता है और ज़हनी मसाइल बनने लगते हैं। हमारे कुछ कह लें कि चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस होते हैं जिसकी बेसिस पे हम खुद के बारे में एक बिलीफ सेट कर लेते हैं, खुद के बारे में होते हैं अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट द फ्यूचर। जैसे एक छोटा बच्चा है, उसको हर टाइम छोटी छोटी चीज़ों के लिए टोका जाए कि नहीं ये तुम ठीक नहीं कर रहे, ये गलत किया है, ऐसा क्यों किया है, तो अब उसका खुद के बारे में क्या बिलीव बन जाएगा कि शायद मैं गलत हूँ, शायद मैं कुछ कर नहीं सकता, और उसी तरह से उसका फ्यूचर के बारे में एक बिलीव बन जाएगा, शायद आई वोंट बी एबल टू डू दिस और दैट, एक पैसिमिस्टिक सा व्यू बन जाएगा खुद के बारे में, और जिसकी वजह से उसकी बिहेवियर के अंदर कहने के एंजाइटी की मैनिफेस्टेशन होने लगेगी। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि हम एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आप सिर्फ उसी पेशेंट को ट्रीट करते हैं या फिर आप फैमिली को भी बीच में लेके आते हैं? अगर बात की जाए पेशेंट के अंदर, अक्सर
पेशेंट के अंदर मसाइल ही फैमिली डिसफंक्शनैलिटी की वजह से होती है कि उसकी पूरी फैमिली जो है वो एक डिसफंक्शनल है, तो जाहिर बात है पेशेंट के अंदर तो मसाइल आने ही हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम फैमिली को साथ इंगेज करें ट्रीटमेंट प्लान के अंदर, क्योंकि फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसके अंदर कि जो मसाइल फैमिली की तरफ से राइज हो रहे हैं उनको भी साइको एजुकेट किया जाए, उनको आगाही दी जाए ज़हनी मसाइल के बारे में, ताकि वो इस चीज़ को थोड़ा सा सीरियस लें और पेशेंट के वेलफेयर के लिए जो है वो चीज़ बेहतर हो। अच्छा, आपने ये कंक्लूड करना है लाइक 2 से 3 लाइन में, ताकि हमें पता लगे क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हमने इक़दामात लेने हैं या फिर इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, वो थोड़ा सा जी बिल्कुल। सब 2 से 3 लाइनों में तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एंजाइटी डिसऑर्डर जो है वो एक बहुत यानी कि ब्रॉडर एक स्पेक्ट्रम है जिसके अंदर बहुत से डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। इसी तरह से मैं कंक्लूड करना चाहूँगा कि एंजाइटी डिसऑर्डर जो हैं दे आर रियल डिसऑर्डर्स, कि एक यूनिवर्सल एक लेवल पे जो है ये हर कोई शख्स है वो फील कर सकता है। जैसे पहले भी बात की कि एंजाइटी फील करना जो है वो एक नॉर्मल चीज़ है, लेकिन एग्जैजरेशन ऑफ एंजाइटी इज़ नॉट नॉर्मल, कि हर चीज़ के अंदर हम एंजाइटी ले आए तो वो एक हमारा ओवरऑल जो एक माइंडसेट ही है वो एक नेगेटिव सा बन जाता है कि हर चीज़ के बारे में जो है मनफी ख्यालात आने लगते हैं। तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पर भी हम इस चीज़ को आइडेंटिफाई करें, अपने प्यारों के अंदर देखें, तो इस चीज़ को फ़ौरन से जो है डिटेक्ट किया जाए, लाया जाए, ताकि वो जल्द से जल्द जो है वो ट्रीटमेंट को सीख कर सकें और इस बीमारी से जो है वो निकल सकें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आज आपका, आपने हमें टाइम दिया। हम और ज़्यादा नफसियाती बीमारियों के बारे में बात करेंगे पर बाद में, ठीक है? अपना ख्याल रखिएगा और आप भी अपना ख्याल रखें। मिलते हैं। खुदा हाफिज़।